हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बुक थर्ड का चैप्टर नंबर सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज? देखो आपकी बुक भी यही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स और चीजों को टेक्निक्स को यूज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर हम टूल्स पढ़ेंगे। तो हम इसमें कैश फ्लो, आपने पढ़ा है कैश फ्लो बना के एनालाइज करते थे, लिक्विडिटी निकालते थे, रेशियो थे बहुत सारे वो पढ़े। एक चैप्टर आपका रिलेटेड हो गया, उसमें भी दो टूल्स से कंपैरेटिव और कॉमन साइज एनालिसिस वो पढ़ना है। तो देखो कंपैरेटिव और कॉमन साइज एनालिसिस जो वो आपने उसके बारे में प्रैक्टिकल चैप्टर में नहीं पढ़ा है, इसलिए उसका थोड़ा थ्योरी ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी रेशियो और वो तो आपने पढ़ रखा है, तो जब मैं बोलूंगा तो आप जल्दी जल्दी रिलेट कर पाओगे। बाकी इसका जो नोट्स का क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं ये पीपीटी लगा दूंगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले इसकी मीनिंग दे रखी है, जनरल सा वर्ड है, कुछ बड़ी चीज बोली नहीं गई, लेकिन इट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू सिंपल एंड वेरिएबल एलिमेंट्स, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन interrelated elements and in the same to understand the working and posting them the independence for the financial statement। मतलब अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो ये क्या एक प्रोसेस है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स को यूज करके हम किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, क्या क्या इसके मेथड और टेक्निक्स है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा इसकी मीनिंग बताओ, ये जनरल वर्ड था, आपको क्लियर कर देगा हाँ क्या है जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को। तो देखो अगले पेज पे है टूल्स एंड टेक्निक्स। तो देखो चार टूल्स है, या तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, वैसे चार टूल्स है। ये पहला टूल्स ये है, चार टूल्स आपको पढ़ना। पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। एक है कंपैरेटिव, दूसरा आपका कॉमन साइज, तीसरा आपका अकाउंटिंग रेशियो और चौथा आपका कैश फ्लो। ये चार टूल्स है जो हम एनालाइज करने के लिए करेंगे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले जो दो जो है वो याद रखना, क्योंकि वो आपको याद रखना पड़ेगा, आपने पढ़ा नहीं। पहला कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं, और जो कॉमन साइज उसको हम वर्टिकल भी कहते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आएगा आगे। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि हम दो या उससे ज्यादा साल के स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। इसमें हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते हैं। सुन लो बात को, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, इसको हम एक से ज्यादा साल की बात की जाती है, इसलिए हम इसको टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। दो बात लिखिए, इट मींस टू कंपैरेटिव स्टडी एलिमेंट्स, देखो क्या लिखा है, 2 और मोर ईयर, 2 या उससे ज्यादा साल। इसमें क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, at first the value of each component element of the item of 2 or more financial years is placed along with each other। मतलब एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है। जनरल बात है, अकाउंटिंग आपको बनाने कंपैरेटिव बनाते हो दिखाते, हम जैसे 2 साल का बनाते हो 2 साल का अलग पैरेलल में लगते हैं, तो वो बात लिखी गई है। अगला क्या है, हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, जिसके लिए हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चलेगा। तो देखो लास्ट में हम लास्ट इसका परसेंटेज चेंज निकाल देते हैं। ये क्या होता है, इसको हम इंटरफॉर्म और इंटरफॉर्म भी कर सकते हैं, और ये हो से बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो मतलब कीवर्ड याद रखना, मैं शॉर्ट में बोल दूं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला 2 या उससे ज्यादा साल का होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। इसके आंसर एब्सोल्यूट और परसेंटेज में निकलते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। ये चार मेन टूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके इन चारों को लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका पहला कंपैरेटिव एनालिसिस। फिर आता है आपका कॉमन साइज एनालिसिस। तो कॉमन साइज के अगर मैं बोलूं तो वही सेम बात है, आप पीछे आके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पीछे वाला। वैसे मैं पीडीएफ दिन डाउनलोड कर लेना। कॉमन साइज की मैं बात करूं तो कॉमन साइज को हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस ये एक ही ईयर का होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड का निकाला जाता है। कीवर्ड यार को वर्टिकल एनालिसिस बोला जाता है, एक अकाउंटिंग पीरियड का होता है। ये क्या होता है, एक ही साल की डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आपस में एनालाइज करते हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, आपका ईयर सेम होता है पर कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। लेकिन पिछले वाले में क्या था कि कंपोनेंट सेम होता है, सेल को सेल से कंपेयर, प्रॉफिट को प्रॉफिट से कंपेयर, बट ईयर अलग अलग होंगे। और इस वाले में सेल को जीपी से, सेल को प्रॉफिट से, सेल को क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट बट ईयर एक ही होगा। तो ये एक अकाउंटिंग ईयर का निकलता है, और इसमें हम सिर्फ परसेंटेज चेंज ही निकालते हैं। और एक अकाउंटिंग ईयर का है तो इसको हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। ये आपका कॉमन साइज एनालिसिस है। क्लियर बात, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई है, शॉर्ट बता रहा हूं। देखो फिर अगला आपका रेशियो एनालिसिस, हम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेशियो एनालिसिस, तो देखो रेशियो में आपने क्या पढ़ा, रेशियो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटिविटी रेशियो। हम डिफरेंट मेथड और टेक्निक्स लगा के रेशियो एनालाइज करते हैं, डिफरेंट लिक्विडिटीज बताते हैं अपने बिजनेस की, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस। और कैश फ्लो क्या था, तो कैश फ्लो एक अकाउंटिंग पीरियड के में कितना पैसा आया गया, इसका इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को दिखाता है। इसको 3 एक्टिविटी बांटा गया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जितना भी पढ़ा आपने कैश फ्लो में लिख सकते हो ना। 4 टूल्स आते हो, 4 टूल्स है। कंपैरेटिव एनालिसिस जिसको हम
क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, कॉमन साइज दैट इज वर्टिकल एनालिसिस, थर्ड वन इज रेशियो एंड फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर बात। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है टूल्स, नया क्वेश्चन था। दूसरा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देखो बहुत सिंपल है। देखो दो वर्ड तो आपने पहले जाना है, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये चार एनालिसिस है। एक्सटर्नल का मतलब है कोई बाहर का बंदा आपके बिजनेस की स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है, कोई क्रेडिटर हो गया, कोई इन्वेस्टर्स हो, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो गया, कोई मान लो कंज्यूमर्स हो गए, मतलब जो अगर कोई बाहर का इंसान आपकी स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा है, मतलब उसको एनालाइज कर, तो एक्सटर्नल एनालिसिस। अंदर का कोई ऑनर कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो इंटरनल एनालिसिस है। इसके अलावा दो और है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में बता मैंने कॉम्परेटिव, हॉरिजॉन्टल को हम डायनामिक एनालिसिस भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें होता है एक बेस को देखो टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेवरल इयर्स, एक से ज्यादा साल, मोर देन वन पीरियड्स का अकाउंटिंग एंड स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। इसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते हैं। आप थ्योरी पढ़ लेना, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, आप लाइन टू लाइन पढ़ लेना, जो आपको मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो वर्टिकल होता है एक अकाउंटिंग पीरियड को स्टेटमेंट को एनालाइज करता है। इसमें क्या होता है, इसको हम वर्टिकल एनालिसिस को कॉमन साइज भी कहते हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। वो एक अकाउंटिंग पीरियड के स्टेटमेंट की चीजों को एनालाइज करता है। तो ये चार तरह के एनालिसिस है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये क्वेश्चन भी नया है दूसरा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो, ये आने के बहुत चांस है। इसके बाद जितना आगे बढ़ेगा सब पुराना है, जनरल है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल मतलब अभी हमने पढ़ा था कॉम्परेटिव, और वर्टिकल मतलब कॉमन साइज। तो अभी बहुत अच्छे से दोनों क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो पीरियड क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल में 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड, 2 या उससे ज्यादा साल, और इसमें क्या होगा, एक ही अकाउंटिंग पीरियड होगा। पहला डिफरेंस बताया था मैंने आपको कि कॉमन कंपैरेटिव में एक से ज्यादा साल और इसमें 1 साल, तो ये एक से ज्यादा साल और 1 साल, 2 और मोर और 1 ईयर। दूसरा कंपोनेंट और आइटम, तो इसमें क्या होता है कि आइटम कंपोनेंट सेम होते हैं लेकिन पीरियड डिफरेंट होता है, मतलब सेल ही होगा हर साल का लेकिन साल ज्यादा अलग अलग, 2019, 20, 21, 22। पर यहाँ पर साल एक ही है, जैसे 2020 की तो बात हो रही तो 20 ही होगा, लेकिन कंपोनेंट होंगे अलग अलग। तो यहाँ पे कंपोनेंट डिफरेंट लेकिन पीरियड सेम। समझ गए। अगला इंफॉर्मेशन, तो ये जो आंसर देता है वो एब्सोल्यूट और परसेंटेज में देता है, और ये आंसर सिर्फ परसेंटेज में देता है। अगला यूजफुलनेस, तो इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं और इसको क्रॉस सेक्शन एनालिसिस भी कहते हैं। तो जितनी बातें मैंने इससे पहले आपको दोनों के बारे में बताई थी, वही सारी बातें यहाँ लिखी गई है। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एनालिसिस। क्लियर है बात। आगे बढ़ते देखो, इसके बाद चला पेज हो गए, आगे बढ़ते, जरा सेव करते इसको, क्लोज। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज है इंट्रा फर्म इंटर फर्म। आप जानते हो बहुत बढ़िया से इंटर फर्म का मतलब और इंट्रा फर्म का मतलब। इंटर फर्म का मतलब होता है किसी दूसरे से कंपेयर करना, और इंट्रा फर्म का मतलब होता है खुद को खुद से कंपेयर करना। पढ़ाया था आपने 11th में पढ़ा होगा। जैसे अगर मैं अपने आप को अपने ही पास्ट ईयर्स से कंपेयर कर रहा हूं, अपने आप से कंपेयर कर रहा हूं, दैट इज इंट्रा फर्म कंपेयर। और अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे हम इंटर फर्म कंपैरिजन। देखो ये बात लिखी गई है, इट फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फर्म बेस्ड ऑन द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स। 2 और मोर फर्म, और यहाँ पे क्या होगा, एक इंटरप्राइजेस का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ही अकाउंटिंग फर्म होगी लेकिन उसके पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग होंगे। क्लियर बात। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रोसेस। देखो बहुत सिंपल है, जनरल सोचो, अगर आपको अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना तो क्या क्या प्रोसेस होगा। तो आप पहले डाटा अरेंज करोगे, तो वही लिखा रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा। फिर क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर इंटरप्रेट कर दोगे। ये तो होगा, पहले डाटा कलेक्ट हुआ, अरेंज किया, उसको फिर कंपेयर किया, फिर हमने उसको एनालाइज किया, फिर कम्युनिकेट कर दिया। तो यही आपका होता है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल सा क्वेश्चन है, बस ये 4 वर्ड याद रखना, याद रखिए, खत्म कहानी। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये सब आपके हैं जनरल क्वेश्चंस, मतलब पढ़े हुए। ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या उद्देश्य है, क्यों आप स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हो, तो आप अपने लिक्विडिटी बताओगे, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताओगे, प्रॉफिटेबिलिटी बताओगे, ये सब है। तो ये लिखा है अर्निंग कैपेसिटी, प्रॉफिटेबिलिटी पता चले आपको, बताने की जरूरत है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल कर बताएगा हाँ बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना कैपेबल है। मैनेजमेंट को इफेक्टिव डिसीजन ले सके, एफिशिएंसी मैनेजमेंट के डिसीजन में उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी हमें पता चल जाए। क्लियर वर्ड। तो जनरल वर्ड पढ़ोगे आराम से लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। देखो 2 और है। अगला देखो क्या लिखा है, इंटर फर्म कंपैरिजन। हम किसी इंटर फर्म कंपैरिजन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को कंपेयर कर सके। और फोरकास्ट एंड बजट, जानते हो ना बजट, बजट होता है फ्यूचर में होने वाले किसी खर्चे के लिए अभी से एस्टिमेटेड प्रिपेयर करना।
तो आप बजट बना सको आगे के लिए और फोरकास्ट कर सको कि हाँ आगे फ्यूचर कैसा होगा। ये सारे काम के लिए ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके। जनरल सा क्वेश्चन है, याद रख सकते हो आसानी से, 3 नंबर में आएगा तो 3 कोई भी पॉइंट आपको लिखने होंगे। पिछली बार लिमिटेशन आया था, देखो अभी लिमिटेशन भी आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है यूजेस क्या है, मतलब क्या क्या एनालाइज करते हो। तो देखो हम सबसे पहले अपना सिक्योरिटी एनालाइज करते हैं, मतलब सिक्योरिटी एनालाइज का मतलब क्या है कि आपके शेयर होल्डर सेटिस्फाई है कि नहीं है, हम डिविडेंड सही से दे पा रहे, कोई फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट तो नहीं होगा, मतलब बिजनेस की सिक्योरिटी एनालिसिस किया हमने। अगला क्रेडिट एनालिसिस, कितने कैपेबल है क्रेडिटर्स, किसको हम क्रेडिट अलाउ करें, किसको क्रेडिट अलाउ ना करें, ये सारी बातें। डेब्ट एनालिसिस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की सॉल्वेंसी क्या है, हमारी बोरिंग कैपेसिटी क्या है, कितना हम चुका सकते हैं, ये सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं इसके अंदर। डिविडेंड डिसीजन, आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज के अंदर भी, डिविडेंड डिसीजन कि हमारे पास प्रॉफिट है तो कितना हम उसका रिटेन अर्निंग रखें, कितना हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये भी हम एनालाइज करके डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि अगर इस पैसे को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या फिर हम इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके भी बहुत सारे केसेस होते हैं, अब आगे फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे जब ग्रेजुएशन में आओगे। फिलहाल यार को कि डिविडेंड डिसीजन एनालाइज करना होता है कि कैसे एनालाइज करके हम बताते हैं कितना डिविडेंड आपको बांटना है, कितना नहीं बांटना है। ये चीज भी आप इसके एक ऑब्जेक्ट यूजेस के अंदर आता है और जनरल बिजनेस की चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब की ग्रोथ कितनी है बिजनेस की, फ्यूचर क्या एस्पेक्ट होगा, ये सारी बातें। तो ये सब आपका क्या है, यूजेस है। अब देखो पार्टीज, तो दो ही तरह की पार्टी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया। ये जनरल क्वेश्चन 11th वाले, 11th याद तो लिखने की जरूरत नहीं है 11th वाला चिपका दो वही बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंटरनल है, क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज को यूज करेगी अपनी इन्फॉर्मेशन को, जिससे क्या करेगी वो डिसीजंस ले सके इफेक्टिव। यूज पार्टीज कौन, इंटरेस्टेड जो यूजर्स जो होते हैं। एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन, जो एम्प्लॉय आप जानते हो काम करते हैं, ट्रेड यूनियन कंपनी में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में ना कि हर एक कंपनी में ना ट्रेड का यूनियन होता है, लीडर होता है। लीडर देखा होगा मूवी में, पुरानी मूवी में, तो लीडर आपके हक के लिए लड़ता है। तो कब लड़ पाएगा, जब इन्फॉर्मेशन यूज करेगा। तो वो लीडर की बात है, ट्रेड यूनियन। उसके अलावा शेयर होल्डर जो ऑनर जो कंपनी के, पोटेंशियल इन्वेस्टर कोई पैसा आपकी कंपनी में लगाना चाहता है तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा कि हाँ इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिजनेस कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो इन बातों को भी एनालाइज करेगा। तो ये सब वो पार्टीज है जो इंटरेस्टेड। और भी बहुत सारी पार्टीज है, देखो सप्लायर है जो गुड सप्लाई करता है आपको उधार में। तो अगर कोई आपको गुड उधार में सप्लाई कर रहा है, देखेगा ना भाई साहब ये पैसा चुकाएंगे नहीं कर पाएंगे बाद में, मतलब पैसा हमने गुड्स भी सप्लाई भी कर दिया और बाद में पैसा लेके निकल गया। मतलब देखो जनरल क्वेश्चन है, 11th आपको याद होगी तो वही वाला क्वेश्चन बनता है। बैंकर लेंडर जो आपको उधार देते हैं, इट्स रिसर्चर, टैक्स अथॉरिटी टैक्स पर्पस के लिए, कस्टमर जो आपके गुड्स प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपको याद होगा 11th में आपने सेम डिक्टो क्वेश्चन पढ़ा है और वही चीज यहाँ चिपका देनी है। तो यू जिस पार्टी इंटरेस्टेड है तो कर लोगे, मुझे लगता है कोई डाउट होगा। एक और आखिरी क्वेश्चन है लिमिटेशन। तो लिमिटेशन भी देखो जनरल है आपने पढ़ा होगा हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल कैसे है भाई साहब, तो आपको याद होगा आपने पढ़ा था कि अकाउंट एक प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जो कहता था कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट्स, मार्केट वैल्यू कांट बी रिकॉर्डेड। तो वो एक कमी थी क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू लिखनी चाहिए थी, बट हम जो लिखते थे वो हम उसकी कॉस्ट वैल्यू लिखते थे, तो ये इसकी कमी थी, वो कमी यहाँ भी है। तो हिस्टोरिकल चीजों को एनालाइज करते क्योंकि प्राइस हिस्टोरिकल है। दूसरा क्या है, प्राइस लेवल। देखो जब हिस्टोरिकल वैल्यू दिखा रहा है भाई तो प्राइस लेवल चेंज को कहां शो करा उसने, मार्केट वैल्यू तो शो ही नहीं कर रहा, तो प्राइस लेवल चेंज नहीं दिखाता। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, ये भी आपने पढ़ा था याद होगा लिमिटेशन में। अकाउंट्स ओनली रिकॉर्ड दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये उन्हीं बातों को रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म में होता है। लेकिन क्या क्वालिटी मनी के टर्म में बता सकते हो? आपकी मम्मी आपको प्यार से खाना खिलाती है, कितने रुपए का? नहीं बता सकते। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार है, कितने रुपए का? नहीं बता सकते। मतलब क्या है कि आप क्वालिटी को मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, और अकाउंट तो ओनली मॉनेटरी टर्म को ही लिखता है, क्वालिटी को तो दिखाता नहीं है। अब अकाउंट के वर्ड पे आ जाता थोड़ा कि कोई लेबर इफेक्टिव काम कर रहा, कोई ऐसी आलसी सा, आपकी इंफॉर्मेशन है लिखा होगा ये लेबर सुस्त और ये इफेक्टिव है, बस लिखा इसकी इतनी सैलरी, इसकी इतनी सैलरी तो ये इसकी एक कमी है, ये क्वालिटेटिव को इग्नोर करता है। वही देखो आपकी वही लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन को झेलता है क्योंकि उसी से बना है। नॉट फ्री फ्रॉम बायस, देखो नॉट फ्री फ्रॉम बायस का मतलब क्या है? नॉट फ्री फ्रॉम बायस मतलब होता है कि इंसान का पर्सनल डिसीजन। अब इसका यहाँ पे क्या इफेक्ट है? तो देखो अकाउंटिंग के डिफरेंट मेथड और टेक्निक्स है। जैसे आपको मैं गुडविल के आपने 3-4 मेथड पढ़े, कहीं तो नहीं लिखा कौन सा मेथड लगा रहा है, मेरी मर्जी, मैंने तो सुपर प्रॉफिट मेथड लगाया भाई अकाउंटिंग करते टाइम, बगल वाले ने क्या करा एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाया। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन पढ़ता है 11th में, मैं लगा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन, लगा रिटर्न डाउन, अलग अलग मेथड से अलग अलग टेक्निक्स आ रही है। तो डिफरेंट मेथड और डिफरेंट प्रैक्टिस की वजह से अकाउंटिंग में भी थोड़ी सारी दिक्कतें आती है कि वो पूरी तरह से एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, तो ये भी इसकी कमी है। वही अगला क्वेश्चन वही है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस में वेरिएशंस होती है, और लास्ट जो कि आप
नॉट लिस्ट, जानते हो विंडो ड्रेसिंग, ओवर रिप्रेजेंट करना, मैनिपुलेशंस ऑफ डाटा। जैसे मैंने आपको 11th में एग्जांपल दिया, दोबारा दूंगा। आप कभी भी सपोज हम कहीं घूमने गए तो हम लोग घूमने जाते हैं तो हमें भूख भूख लगी तो रेस्टोरेंट डिसाइड करते हैं। तो हम लोग कैसे देखते हैं, जो बाहर से दिखने में अच्छा है, अच्छे से डेकोरेट है, और लोगों को जा आ रहे हैं, मतलब हम देखते हैं कि हाँ दिखने में सही है तो खाना अच्छा होगा। और जो दिखता है तो हम अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमें तो पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं क्या समझ आता है। फिर अंदर जाते हैं, खाते हैं, अच्छा हो तो ठीक है, वरना गाली देते हो, बाहर निकल जाते हैं, यही करते हैं। तो हमने कैसे डिसाइड किया भाई कि वो दिखने में कितना बढ़िया है, पर अंदर से वैसा था नहीं। मतलब उसने आप लोग को बाहर से तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रखा था, पर अंदर से नहीं है। दैट इज मैनिपुलेशन। आप न्यूज देखते हो कि कोई कंपनी 5,000 करोड़ लेके भाग गई। एक दिन में कोई 5,000 करोड़ लेके भागता है क्या? कंपनी डूब रही थी, पर उसने इस हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो कर रखा था, मैनिपुलेट कर रखा था कि बाहर लोगों को लग रहा था कि वो कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, पर वो डूब गई। जैसे मैंने एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज करो, मान लो मेरा एक दोस्त है राहुल है, मान लो राहुल, मेरा एक दोस्त है राहुल, ठीक है, फर्स्ट क्लास में मेरे साथ पढ़ता है वैसे। तो हुआ क्या, तो राहुल ने एक दुकान खोली मोमोज की, उसके बहुत सारे प्लॉट है, दुकान खोली, अच्छा सा रेस्टोरेंट, दुकान था, रेस्टोरेंट खोली, मोमोज बताइए था, ठेला समझा मोमोज के, बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोला, बहुत थोड़ा बड़ा। तो हुआ क्या, अब वो चल नहीं रहा, उसे देखा 2 महीने नहीं चल रहा, उसने एक प्लॉट बेचा, ऊपर वाला फ्लोर भी ले लिया। आस पड़ोस वालों को कहा बड़ी दुकान बड़ी चल रही है, कल पिछले 2 महीने पहले तो एक नीचे का फ्लोर था, ऊपर का फ्लोर ले लिया, अभी नहीं चल रहा। उसने फिर एक और प्लॉट बेचा, उसके ऊपर वाला फ्लोर भी ले लिया, उसके बाद एक और बेचा, बगल वाला भी ले लिया। तो क्या हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि ये इसका बिजनेस तो बहुत तेजी से चल रहा है, 1 साल के अंदर अंदर पूरा बिल्डिंग ले लिया है। और एक दिन क्या हुआ, जब प्लॉट खत्म हो गया है तो बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि अब प्लॉट है नहीं बेचने के लिए, तो क्या करे, तो दुकान ही बंद करके चला गया। वो क्या कर रहा था लोगों से के साथ, मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग, यही विंडो ड्रेसिंग होती है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ओवर रिप्रेजेंट करना, मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा। तो ये सब इसकी कमियां हैं। तो देखो इतने ही क्वेश्चन है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर का आ सकता है। देखो लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव, यूजेस, पार्टीज इंटरेस्टेड, ये सब आएगा। तो आप तो जनरल लिख लोगे, स्टार्टिंग का रख लेना, देखो टूल्स याद रखना, और हिस्टोरिकल और वर्टिकल वाला, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला याद रखना, ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर 4 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है। तो 4 नंबर के आसपास चैप्टर, और एक छोटा सा वन शॉट लगता है, इसमें आपका सारा कवर होता है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे पहले मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाली है कि कौन कौन से नए टॉपिक एडेड हुए हैं रेशियो में, कुछ आपके कैश फ्लो में, या जहां जहां भी, तो वो चीजों को देख लेना एक बार जरा से। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।